अच्छा, इसमें समरी शीट से ही करना, वरना तुम्हारा जो ठीक लगे। एकदम गंदा और थ्योरी पार्ट और कुछ नहीं कर सकते, फटाफट वाइंड अप करेंगे, इसमें ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। बॉन्ड्स आर सब्जेक्ट टू डिफरेंट लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि डिपेंड करेगा आप कहाँ पे इश्यू कर रहे हो, कहाँ पे ट्रेड हो। जैसे एक्सचेंज का रूल्स है, वैसे अलग अलग बॉन्ड्स का भी वैसे रूल्स है, माने कंट्रीज का रिलेटेड टू बॉन्ड्स। Bonds of issuers domiciled in the same country as the market in which they are issued. Domiciled मतलब जो कंट्री जहाँ पे काम करना है, परमानेंट एड्रेस, ठीक है चलो। As the market in which the bonds are issued are referred to as domestic bonds. तो अगर इंडियन कंपनी इंडियन मार्केट में कर रहा है, दैट इज डोमेस्टिक बॉन्ड्स। ये सब एग्जांपल्स लिखो। इंडियन कंपनी इश्यूइंग बॉन्ड्स इन इंडियन मार्केट, डोमेस्टिक बॉन्ड्स। Bonds of issuers from countries other than the market in which the bonds are trades is referred to as foreign bonds. इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देख लो। यूके कंपनी रेजिंग यूएस डॉलर्स टू एक्सपैंड यूएस ऑपरेशंस बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन यूएस। ये इंडियन कंपनी यूएस में इशू कर रहा है। यहां तक सिंपल। अब थोड़ा और गंदगी स्टार्ट होगा धीरे धीरे। Euro bonds issued outside the jurisdictions of any one country can be issued in any currency. मतलब इंडियन बॉन्ड्स यूएस में इशू कर रहा है एट करेंसी में जापानीज येन। ज्यादा हो गया ना। इंडियन कंपनी यूएस मार्केट में बॉन्ड्स इशू कर रहा है इन जापानीज येन। They are subject to less regulation. सिंगापुर का कंपनी इंडिया में बॉन्ड्स इशू कर रहा है, क्योंकि इंडिया का बॉन्ड मार्केट एकदम अभी रॉ है, ठीक है। सिंगापुर का कंपनी इंडियन मार्केट्स में बॉन्ड इशू कर रहा है इन यूएस डॉलर्स, क्योंकि इंडियन करेंसी पे उसको बहुत भरोसा है, तो इसलिए यूएस डॉलर में इशू कर, ठीक है। मेकिंग सेंस? तो थोड़ा लिख लो, एग्जाम में आ जाएगा कि इसमें से कौन सा टाइप का बॉन्ड है, फॉरेन बॉन्ड है, यूरो बॉन्ड है कि डोमेस्टिक बॉन्ड है। बाल लुक जाएगा जो बचा कुचा। They are subject to less regulation than domestic bonds in most jurisdictions and were initially introduced to avoid US regulations. अब एक और एग्जांपल देख लो। बॉन्ड इशूड बाय अ चाइनीज फर्म डिनोमिनेटेड इन येन, जापान का है, and traded in markets outside Japan would fit the definition of a euro bond. अब नया चीज, euro bonds that trade in at least one domestic bond market and in the euro bond are global bonds. मतलब वो जो सिंगापुर वाला एग्जांपल था, वो सिंगापुर कंपनी अगर अपना मार्केट में भी बॉन्ड इशू करता है तो वो अपने आप ग्लोबल बॉन्ड होगा। मतलब एक से ज्यादा मार्केट में काम कर रहे हैं ना, तो ग्लोबल बॉन्ड। Euro bonds are referred to by the currency in which they are denominated in. जैसे euro dollar bonds are denominated in US dollars. Euro yen bonds are denominated in yen. At one time, most euro bonds were issued in bearer bond form. अब वो सब नहीं था। Ownership of bearer bonds was not officially recorded by the issuer. Ownership was evidence. हम समझा। खाली ये माफ कर लो एक सेकंड। Today, euro bonds, like most other bonds, are issued as registered bonds with a record of ownership. मान लो एप्पल का बॉन्ड में तुम इन्वेस्ट किया, हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम इंडिया में इन्वेस्ट किया क्या, तुम क्या बोलेंगे? हाँ। अमेज़न या एप्पल का बॉन्ड्स में तुम इन्वेस्ट किया, तुम इंडिया नहीं है अभी तक। अब हम तुमको क्या पूछेगा कि तुम इंडिया, जो पैसा तुम लगाया तुम इंडिया में इन्वेस्ट किया कि नहीं, तुम क्या बोलेगे? इंडिया में इन्वेस्ट किया। फॉरेन बॉन्ड बाहर इन्वेस्ट किया, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से भी तुम बाहर इन्वेस्ट किया, कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी वो बाहर से पैसा उठा, इट इज अ फॉरेन बॉन्ड। अब आ जाओ ये, अच्छा ये यूरो बॉन्ड का पहले लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी बॉन्ड में बाय सेल हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये बॉन्ड होल्डर है, ये बॉन्ड होल्डर है, ये बॉन्ड। पहले ऐसा नहीं था, पहले बेयरर बॉन्ड फॉर्म में काम होता। बेयरर बॉन्ड्स क्या होता है?
जैसे घर लेते हैं तो रजिस्ट्री करते हैं, उसका नाम होता है, रिकॉर्ड होता है। अब ये अगर हमको ये बिल्डिंग बेच रहे थे, हमको पता है इसका नहीं, हम पता कर सकते हैं क्योंकि लिखा हुआ है। हर एक बॉन्ड में ओनर का नाम लिखा होता है, रजिस्टर्ड। इस टाइप बेरर बॉन्ड में क्या होता है, एक शीट होता है, उसमें कोई नाम नहीं लिखा, उसमें ये लिखा होता है जिसके हाथ में है उसका, लिटरली लिखा रहता है। ये बॉन्ड तुम दुनिया का कोई भी कोना, दुनिया का कोई भी बैंक, कहीं पे भी चला जाओ, तुमको जो करेंसी में उसका वैल्यू चाहिए, मान लो $100, तुमको पाउंड में चाहिए, तुमको जो भी करेंसी में वापस चाहिए, तुमको वो बैंक देंगे विदाउट नो क्वेश्चन। मतलब इट इज बेटर देन कैश। कैश में तो आप करेंसी से रिस्ट्रिक्ट हो जाते, वहां जो इच्छा तुमको, और रिकॉर्ड ऑफ ओनरशिप नहीं होता था, तो पहले बहुत हद तक लेजर टाइप का काम वो सब चीज से ही होता था। अभी तो क्रिप्टो, फॉरेन बॉन्ड्स, global bonds, euro bonds that involve more than one country are often collectively known as international bonds. भाई ये सब ठीक है, ठीक है। एक ये देख लो, sukuk bonds are sharia compliant bonds with specific restrictions on the payment of interest and the use of proceeds to comply with Islamic law. For example, Islamic law में you are not supposed to take interest. It is bad. इस्लामिक लॉ उन लोग का है कि दे आर नॉट सपोज टू टेक इंटरेस्ट। नहीं, मतलब तुम अगर उससे लोन भी लेना ना, तो तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ऐसे। हाँ, तो वो ऐसे ही ले लेते, इंटरेस्ट नहीं दे, इट इज बैड फॉर देम, मतलब दे ट्रीट इट एज समथिंग बैड। तो उन लोग अगर उन लोग का कुछ कंट्री में, जैसे कुछ कंट्रीज है ना जो ये सब लॉस में ज्यादा प्रिवेलेंट है, तो वहां पे अगर अपने मान लो ऐसे कुछ बॉन्ड इशू कर रहे हैं, तो वहां पे इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो रेंट बोल के दिखाए, इंटरेस्ट नहीं बोलते उसको। द पीरियोडिक पेमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी कैश फ्लोज फ्रॉम रेंट। अब आ जाओ टैक्सेशन ऑफ होल्डिंग। तो नॉर्मली देखो, जो भी इंटरेस्ट इनकम होता है वो ऑर्डिनरी इनकम की तरह टैक्स होता है। जैसे हर एक इंडिविजुअल का एक स्लैब होता है, जैसे अपना स्लैब है 4 लाख तक, 8 लाख तक, 12 लाख तक, सब पे अलग अलग रेट्स है, तो वैसे ही आपको इस पे भी नॉर्मल इनकम की तरह टैक्स लगेगा। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है फॉर द इकोनॉमी। अगर म्युनिसिपल गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है यूएस का, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। तो सपोज करो 100 का बॉन्ड था, अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, तो जो 10 रुपया का फ्लो है ये ऑर्डिनरी इनकम के अंदर आता है, नॉर्मल टैक्स स्लैब उस वजह से। सपोज करो 1 साल बाद ये बॉन्ड को 105 में इन्वेस्टर ने सेल कर दिया, तो ये जो 5 रुपया मिला उसको, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गेन। ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे, और उस पर फिलहाल इतना डेप्थ में डिस्कशन है भी। कैपिटल रेट का लेकिन अलग टैक्स रेट होता है, ऑर्डिनरी इनकम का अलग टैक्स रेट। कैपिटल गेन पे नॉर्मली लोअर लेवल का टैक्स। When a bondholder sells a coupon bond before maturity, it may be a gain or a loss relative to the purchase price. Such gains or losses are considered capital gains. Capital gain are often taxed at a lower rate than ordinary income. लॉन्ग टर्म अगर है तो वो और लोअर रेट है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब जो जीरो कूपन बॉन्ड्स है उसका वैल्यू तो इंटरेस्ट तो कुछ है ना, तो देखो जीरो कूपन बॉन्ड्स का पहले एक लेआउट समझेंगे। पहले मान लो 5 ईयर का बॉन्ड, फेस वैल्यू एट 100, कंपनी बोल रहा है आप अभी प्राइस 80 में ले लो, 5 साल बाद आप आना 100 रुपए ले जाना। एट टाइम 0
ये थोड़ा अच्छे से समझेंगे, आगे जाके भी कंसेप्ट कम है तो कुछ ज्यादा ही ट्रेड। एट टाइम 0, 2, 3, 4 एंड प्राइस इज 80। अब हम लोग को मालूम है 5 साल बाद कंपनी 100 में वापस ले लेगा। 1 साल हो गया, प्राइस में कुछ चेंज होना चाहिए। कीपिंग अदर थिंग्स कॉन्स्टेंट, क्या चेंज होगा? पहले कंपनी बोल रहा है 5 साल होल्ड करो, आपको 20 रुपए का फायदा। अब 1 साल हो गया, शुड द प्राइस चेंज हो ना? 84, 85। चलो मान लेते हैं इसने 80 में परचेज कर लिया एट ईयर 0, 1 साल हो गया। हम लोग को भी अगर 80 में मिल रहा हो, हम लोग 4 साल में 20 रुपए कमा लेंगे, तो बेवकूफ है जो 5 साल होल्ड करेंगे 20 रुपए मिलेंगे। तो इसीलिए बॉन्ड का प्राइस प्रोपोर्शनल बेसिस पे बढ़, तो 20 रुपए आ रहा है 5 साल में, 1 साल में कितना आएगा? 4 रुपए आएगा। तो बॉन्ड प्राइस अपने आप 84 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 92, 96 एंड 100। ये डिफॉल्टली हो जाएगा कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। अब 0 कूपन क्या बोल रहा है? आप 80 में लो, 100 में बेचो, 90 में बेचो, 88 में बेचो, जो भी। तो ये टेक्निकली कैपिटल गेन होगा कि हम 80 में लेके 100 में बेच रहे हैं, लेकिन 0 कूपन बॉन्ड में आप इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रहे हो। इट इज बाय डिफॉल्ट इम्प्लाइड कि ये जो 20 रुपए का गैप है ये इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा? जैसे जैसे एक एक साल हो रहा है ना भाई, 4 रुपया पे टैक्स दे दो। अच्छा, टैक्स भी कैसे? एज इंटरेस्ट इनकम, ऑर्डिनरी इनकम पे टैक्स लेगा। अच्छा, मजा का बात सुनो, ये क्लियर है गवर्नमेंट कैसे ले रहा है? गवर्नमेंट 0 कूपन बॉन्ड जैसे ही पार की तरफ जाता है उसको एज आपका इनकम जोड़ लेगा, इंटरेस्ट इनकम बोल के जोड़, आपको उस पर टैक्स हर साल देना पड़ेगा। यहां तक इतनी सोफर। मजा का बात ये है, फर्स्ट ईयर में तुम 4 रुपए पे टैक्स दे रहे हो, तुमको 4 रुपया मिला नहीं है, तुमको मिलेगा लास्ट में। तुमको टैक्स पहले देना है, 4 साल बाद मिलेगा पैसा। टैक्स पहले देना है, 3 साल बाद मिलेगा पैसा। पैसा अगर अभी चाहिए तो माल बेच दो, अक्रूवल। पैसा मिलने से पहले ही, वो भी 3-4 साल मिलने से पहले ही टैक्स लग जाए। Zero coupon bonds and other bonds sold at significant, what important है, significant discounts to par when issued are termed as original issue discount bonds। मतलब इसका डिस्काउंट इज बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए बड़ा डिस्काउंट। Because the gains over an ODI's tenor as its price movement move towards the par value are really interest income, 80 से 100 is really interest income. These bonds can generate a tax liability even when no cash interest payment has been made. In many jurisdictions, a portion of the discount is treated as taxable interest income each year. अब मान लो तुमने एक ये बॉन्ड भी लिया, अब एक 120, 100 का बॉन्ड 120 में भी लेंगे, तो भाई ये तो तुम्हारा 20 रुपए का बैठे बैठे लॉस भी तो हो रहा। कुछ कुछ जुरिस्डिक्शंस इसका एडजस्टमेंट अलाउ कर, तो भैया सम टैक्स जुरिस्डिक्शंस प्रोवाइड सिमेट्रिकल ट्रीटमेंट। मतलब अगर अपने प्रीमियम पे कुछ बाय करते हैं तो प्रीमियम पोर्शन हम टैक्सेबल पोर्शन से एडजस्ट करें, सेट ऑफ करना।